इस एपिसोड में आपको ये जानने को मिलेगा कि सही कंपनी का चुनाव कैसे करना चाहिए और एक डायरेक्ट सेलर को प्रतिदिन कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर आपके पास में लोग हैं, टीम है, अच्छी टीम बन जाती है, फिर अचानक टीम टूट जाती है, लोग छोड़ के चले जाते हैं, क्या वजह होती है, क्यों लोग छोड़ के चले जाते हैं। बहुत अच्छी और डीप एजुकेशन इस एपिसोड में आपको मिलने वाली है, बशर्ते कि आप लास्ट तक बने रहें। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैट विद सुरेंद्र वत्स के नए एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिस प्रकार आपने अपने इस चैनल को अपनाया है और जिस प्रकार आप रिकमेंड करते हैं। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, जिन लोगों से आप मिलना चाहते हैं उनके नाम नीचे कमेंट्स में लिखिए, और आप कंपनी का नाम नहीं लिखते हैं, लीडर का नाम लिखते हैं। ये देख के बहुत अच्छा लगता है और इसी वजह से इस प्लेटफॉर्म को एक अलग निगाहों से देखा जाता है, स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग में। आज हमारे मेहमान बहुत ख़ास हैं। उनका जो एजुकेशन है उनकी कहानी से आपको मिलेगी और उसमें बहुत सारे सबक आपको देखने को मिलने वाले हैं। सो आइए हम सब मिलके स्वागत करें। विजय टाक जयपुर से हमारे बीच में है। विजय सर, चैट विद सुरेंद्र, उसमें बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सो बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स आए हैं आपके कमिंग सून वीडियो पे। थैंक यू सो मच। उनमें से कुछ लेता हूँ मैं समय को बचाते हुए। जी। डी के डानी लिख रहे हैं, वाओ ग्रेट विजय सर, आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट। इंद्रजीत कुमार ने लिखा है, आई एम वेरी एक्साइटेड सर, नेटवर्क मार्केटिंग के बादशाह विजय टाक, आई लव यू। और एस करमकर ने लिखा है, गुरुओं के गुरु महागुरु जी को नमस्कार, आपको सुनने के लिए हम बहुत ही एक्साइटेड हैं। नरेश प्रजापति लिख रहे हैं, आई एम वेरी एक्साइटेड सर, नेटवर्क मार्केटिंग के गुरु हैं, आपसे बहुत कुछ सीखते रहे हैं। और साही राम सैनी ने लिखा है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बादशाह आ रहे हैं, हमको इस दिन का इंतज़ार था, वो घड़ी आ गई है, बहुत बहुत वेलकम सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सब बहुत खुश हैं आपके आने से। थैंक यू सो मच सर। ये सब बस आपके इस चैनल चैट विद सुरेंद्र वत्स जो चैनल है सर, आपने ये जो इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा टूल है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मार्केट में इतनी बड़ी डिमांड है। लोग आज की तारीख में हर एक व्यक्ति जो थोड़ा बहुत पढ़ लिख रहा है, आगे बढ़ना चाहता है, लोगों को जॉब नहीं मिल पा रही है, लोग पार्शियली बेरोजगार हैं, जॉब तो मिल पाई है उनको लेकिन उतनी जॉब सैलरी नहीं है, इतनी इनकम नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा चुनाव है। बट पॉइंट ये है कि कौन सी कंपनी सही है, कौन सी कंपनी में काम करें। इस पॉइंट के कंक्लूजन के लिए, इस पॉइंट के जवाब के लिए जो आपका जो चैनल है, ये बहुत बड़ा टूल साबित हो रहा है। सो आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर फॉर दिस चैनल, जो चैट विद सुरेंद्र चैनल है। इस चैनल की वजह से लोग बहुत अच्छे से अपना डिसीजन ले पा रहे हैं। बिकॉज मैं जहाँ तक जानता हूँ, पहली बार जब कोई व्यक्ति किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता है तो व्यक्ति उस कंपनी को नहीं, उस व्यक्ति को ज्वाइन करता है। वेरी ट्रू। जब वो इस व्यक्ति को ज्वाइन करता है तो उसको पता नहीं होता पीछे कौन सी कंपनी है, किस तरह काम है। ऐसे ही जब आज से करीबन 20-22 साल पहले जब मैंने अपना 12वीं क्लास पास किया था और मैं इंजीनियर बनना चाहता था। अच्छा। इट वॉज माई ड्रीम। क्यों था वो ड्रीम? बिकॉज इंजीनियर बनूंगा तो एक अच्छी कंपनी में जॉब लगेगी और एक अच्छी सैलरी मिलेगी। राइट। बट कुछ फाइनेंशियल चैलेंज रहे मेरी फैमिली में और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए सिलेक्शन होने के बावजूद भी एडमिशन नहीं ले पाया। ओह अच्छा। उसके बाद मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चालू किया, एक कोचिंग में एज अ ट्यूटर पढ़ाना चालू किया। साथ ही साथ मैंने डोर टू डोर सेल्समैन का काम किया। अच्छा। घर घर जा करके मैंने नॉक करके पेयर ऑफ सॉक्स मोजे की जोड़ी बेची। अच्छा, अरे वाह। उसी बीच में मैं रूबरू हुआ एक पर्सन से जिन्होंने मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में बताया। अच्छा। और उनके कहने से, उस व्यक्ति को देख करके, उनकी बातों को सुन करके, समझ करके मुझे लगा कि जो मैं इंजीनियरिंग नहीं कर पाया तो इंजीनियरिंग करने से जो मुझे कुछ मिलता वो मुझे यहाँ मिल सकता है। अच्छा। इस सोच के साथ में मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कदम रखा। कौन से साल की बात रही होगी विजय जी? इट इज़ अराउंड 2004। 2004 में। अच्छा, ठीक है। और मैंने एक जयपुर बेस्ड लोकल कंपनी को ज्वाइन किया, उसमें काम किया, एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया। अच्छा। और वहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर मैं कहूँगा कि वहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं था,
अच्छा, कोई टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं था, वी वर सेलिंग इंश्योरेंस ओनली। ओके। चूंकि नए नए थे इंडस्ट्री के अंदर, हम्म। जानते नहीं थे क्या कंपनी सही है, कौन सी कंपनी गलत है, किस कंपनी में क्या होना चाहिए तो सही होगा। बट आप जानते हैं 2011 के अंदर लगभग सही और गलत काफ़ी सारी कंपनीज को चैलेंजेस आए, यस यस, वेरी ट्रू। है ना। खैर वो जो भी हो अच्छा हुआ, बिकॉज उससे काफ़ी कुछ आकलन हो पाया इंडस्ट्री के अंदर लोगों के लिए। या बिल्कुल सही, वो एक टर्निंग पॉइंट था पूरे इंडस्ट्री के बिल्कुल लिए। टर्निंग पॉइंट था। यस, वेरी ट्रू। तो उस समय जब मेरा उस कंपनी में बहुत बड़ा नेटवर्क था और मैं बहुत कुछ अचीवमेंट भी किया, बेरोजगारी की स्थिति से निकल करके एक बहुत बड़े इनकम लेवल पे आया, तो वहां पर जब चैलेंजेस आए 2011 के अंदर, तो काफ़ी कुछ चीज़ें फेस करी। चूंकि पीछे बहुत बड़ी टीम थी, तो उनको लीड करने के लिए काफ़ी कुछ मेहनत किया कि कैसे भी अगर कंपनी दोबारा चालू हो, ये हो वो हो। बट चूंकि उसमें कुछ कमियां थी, कुछ खामियां थी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनी में कुछ इश्यूज थे। एग्जैक्टली। तो होता क्या है कि हम जब ज्वाइन नहीं कर पाते, जब ज्वाइन करते हैं तो कुछ ऐसे चैलेंज रहते हैं। अब उस पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे कुछ लीगल चैलेंजेस भी आए। अच्छा। मैंने कुछ लीगल इश्यूज फेस किए। तब मैंने जाना कि वाकई में इंडस्ट्री तो बहुत जबरदस्त है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नो डाउट इट्स अ ग्रेट फील्ड। आदमी इंजीनियर बनना चाहे, डॉक्टर बनना चाहे, MBA करके कहीं बड़ी कंपनी जॉब लगना चाहे, उसी प्रकार से एक बड़े लेवल की इंडस्ट्री, यहाँ पर आप बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन सही प्लेटफॉर्म का होना, सही कंपनी का होना अपने आप में एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है। यह बात मेरे को एक कंपनी में काम करके समझ में आया कि पैसा भले आप कमा सकते हो किसी भी कंपनी में काम करके, लेकिन करियर आपका एक सही कंपनी में ही बन सकता है। तो फिर आपने उसके बाद में सही कंपनी चूज की? फिर मैंने अपने अनुभव से, और जब पिछला जो डाउनफॉल आया उससे कुछ लीगलिटी जानी, 1978 एक्ट सेक्शन 2C क्या होता है वो समझा, उसको पढ़ा। जो इससे गुजरा है ना वही उसको 2C के बारे में जानता है। एग्जैक्टली। फिर आप लोगों के प्रयास से, जो जयपुर में जंतर मंतर पर आपने धरना दिया, जी, उसके प्रयास से राजस्थान में जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस आई, फिर 2016 में सेंट्रल लेवल पे गाइडलाइंस आई, उन सबको देखने के बाद में पढ़ा, समझा, और फिर जाकर के मैंने एक सही कंपनी का चुनाव किया, और पिछले 8 साल से मैं बहुत सक्सेसफुली वहां पर अपना काम कर पा रहा हूँ। तो 8 साल का मतलब हो गया कौन से साल में? 2015 में आई ज्वाइंड। अच्छा, तो 3-4 साल बीच में कुछ एक्टिविटीज ज़्यादा नहीं की डायरेक्ट सेलिंग की? हाँ, मैंने एक्टिविटीज़ तो नहीं करी विशेष, लेकिन हाँ जो पुरानी कंपनी उनके लोगों से मिलना जुलना, लोग चूंकि मेरे से कनेक्टेड थे, और कह सकते हैं कि कुछ काम करने के लिए मैं आउट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, आउट ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कुछ काम कर रहा था। आई गॉट इनटू रियल एस्टेट बिजनेस। अच्छा, रियल एस्टेट में गए। देखिए, 2 चीज़ें होती हैं विजय सर, कि जब भी कोई व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग कंपनी मन से करता है और कुछ इश्यूज आ जाते हैं, तो बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं कि यार डायरेक्ट सेलिंग ही ख़राब है, इसी में इश्यूज़ हैं। लेकिन आपने शायद वैसा नहीं माना, आपने माना कि आपसे गलती हुई कि आपने सही डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं चूज़ कर पाए, या उतनी समझ नहीं थी जी, और फिर लेकिन इंडस्ट्री को लेके पॉजिटिव थे, फिर आप दोबारा शुरू किए जी। ये प्रश्न आज भी बहुत महत्वपूर्ण है और शायद आगे बहुत सालों तक रहेगा कि सही कंपनी का चुनाव कैसे करें। डेफिनेटली। तो आपने चूंकि उस प्रक्रिया को अपनाया है, तो क्या पैमाना है सही कंपनी को जांचने का? देखो सर, अकॉर्डिंग टू मी पैमाना मेरा नहीं, पैमाना डायरेक्ट सेलिंग के जो गाइडलाइंस है उसको हम अच्छे से पढ़ें, उसको अच्छे से गो थ्रू करें। 1978 एक्ट सेक्शन 2C उसको थोड़ा सा पढ़ें। जैसे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहूँगा। प्रॉमिस टू पे, कि आप ये काम कर दो आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा, इट इज़ प्रॉमिस टू पे। सो अकॉर्डिंग टू 1970 सेक्शन 2C ये गलत है ना। इसके अलावा अपन बात कर सकते हैं कि कैरी फॉरवर्ड होना, इस तरह की चीज़ें होना, ये सारी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और फ्री ज्वाइनिंग होना, ज्वाइनिंग के नाम पर पैसा लगना, मतलब ज्वाइनिंग फ्री होनी चाहिए, पैसा नहीं लगना चाहिए उस पर। यस, ऐसे कई सारे पॉइंट्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो मैं समझ पाता हूँ। ये तो हो गया थोड़ा सा एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया कि व्यक्ति जाए। अगर कोई व्यक्ति है ना बिल्कुल एक गांव में रहता है जी, बहुत ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं है, उसको अगर चेक करना है सही कंपनी गलत कंपनी, कुछ बिल्कुल देसी भाषा वाले कुछ आइडियाज़ आप देना चाहेंगे? मैं सिंपल सा कहूँगा कि कोई भी कंपनी है, उसका जो भी प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट किस तरह, वो प्रोडक्ट जो बना रही है कंपनी, वो प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर रही है या प्रोडक्ट उसका खुद का है? अच्छा, तो आपके अनुसार खुद का होना चाहिए या मार्केटिंग वाला भी चलेगा? देखिए,
लीगल पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो मार्केटिंग वाला चल सकता है, लेकिन अगर सिंपल भाषा में बात करें, देशी भाषा में बात करें, अगर कंपनी खुद का प्रोडक्ट है तो उस कंपनी के चलने के चांस ज़्यादा है। ओके। बिकॉज जो कंपनी कहीं से प्रोडक्ट बना रही है तो मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी किसी और कंपनी को प्रोडक्ट दे सकती है, तो फिर उसकी यूएसपी उस प्रोडक्ट पे नहीं रह पाती है। चलो, एक पैरामीटर तो ये हो गया कि अगर कंपनी का अपना प्रोडक्ट है तो उसको प्राथमिकता देनी चाहिए जी। और कुछ पॉइंट इसमें ऐड करना चाहेंगे? इसके अलावा मैं कहूँगा कि मार्केटिंग प्लान को देखते हुए अगर ज्वाइनिंग के नाम पर पैसा लिया जा रहा है, क्योंकि एज पर गाइडलाइंस हमारी ज्वाइनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट होनी चाहिए। यस, राइट। तो कहीं अगर ये बोला जा रहा है कि भाई आपको जुड़ने के लिए इतना पैसा देना पड़ेगा या पर्टिकुलर ये ही प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, तो वो सही एमएलएम नहीं है, उससे बचना चाहिए। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। इसके अलावा मैं कहूँगा कि जनरेशन प्लान अगर किसी कंपनी का है तो हमें प्राथमिकता उसको देनी चाहिए। जनरेशन प्लान का मतलब हो गया मल्टीपल लाइंस इसमें अपन ओपन कर सकते हैं, कितने भी ग्रुप ओपन कर लें, 2 3 4 5। वो ज़्यादा अच्छा रहता है, उसमें आई थिंक कैलकुलेशन एरर्स नहीं आते हैं। यस, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जितने भी फ्रॉड डायरेक्ट सेलिंग के नाम पे हुए हैं तो वो जनरेशन में नहीं हुए हैं। एग्जैक्टली। तो वो भी एक पॉइंट आपका वैलिड है। राइट, दैट्स ग्रेट विजय सर, थैंक यू सो मच सर। तो फिर आपने कंपनी चूज़ की और फिर एकदम अंगद की तरह पैर जमाए हुए हैं और आज आप बहुत बड़े मुकाम पे हैं, बहुत बड़े लेवल पे हैं विजय सर। इट्स ऑल बाय ग्रेस ऑफ गॉड, आप लोगों के आशीर्वाद से सर। दैट्स ग्रेट। बहुत सारे प्रश्न हैं विजय जी मेरे पास में। जी सर। कुछ व्यूअर के प्रश्न लेता हूँ। श्योर सर। मोटिवेशन लाइंस जी, इनका एक प्रश्न है, बिजनेस पार्टनर्स यानी डाउनलाइन को कैसे अपने साथ हमेशा जोड़कर रखें? एक प्रश्न तो ये है। दूसरा प्रश्न इनका है, टू डू लिस्ट में कौन से ऐसे काम हैं जो प्रतिदिन करने चाहिए? जो पहला प्रश्न है कि बिजनेस पार्टनर्स यानी कि हमारे डाउनलाइंस को कैसे जोड़कर रखें। यस। एक व्यक्ति जब हमारे साथ ज्वाइन करता है एज अ बिजनेस पार्टनर, एज अ डाउनलाइन, तो सबसे पहला काम उसकी ड्रीम बिल्डिंग होना जरूरी है। अच्छा, उसने उस बिजनेस ज्वाइन क्यों किया है, व्हाट इज द रीजन, उसका रीजन क्या है, वो क्या अचीवमेंट करना चाहता है, राइट, क्या उसको उसकी नॉर्मल लाइफ में नहीं मिल पा रहा है जिसकी एक्सपेक्टेशन वो यहां से कर सकता है। नंबर 1। नंबर 2, जब उसने ज्वाइन किया और उसने एक्टिवली काम करना स्टार्ट किया फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, विद इन 90 डेज, 90 दिनों के अंदर उसकी कुछ ना कुछ इनकम होना जरूरी है, ताकि उसको ये लगे कि अगर मैं पूरी तरह इस काम को करता हूं तो मेरी बेसिक नीड्स पूरी होती दिख रही है। बिकॉज एक इंसान ड्रीम्स तो देखता है, लेकिन ड्रीम्स पूरे होने की बातें उसको जब अच्छी लगती है जब उसकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही हो। हाँ, तो बेसिक नीड्स पूरी होने की शुरुआत विद इन 90 डेज हो जानी चाहिए। बेसिक नीड्स से क्या मतलब समझे हम? कितना पैसा उसको मिलने लग जाए? अगर मैं सिंपल तरीके से बताऊं तो कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपए की इनकम तो एक व्यक्ति को 90 डेज में होनी चाहिए। तो अच्छा, तो मतलब ये है कि मेरी टीम में अगर कोई व्यक्ति आया है तो मैंने एश्योर करना है, उसका लैग स्ट्रक्चर उस प्रकार से प्लान करना है कि 90 दिन में उसको 15-20 हज़ार रुपए की इनकम एक मिलना स्टार्ट, चाहे वो रिटेल से आवे, बिकॉज हर कंपनी में प्रोडक्ट्स होते हैं, चाहे वो उस प्रोडक्ट के रिटेल से आवे। हाँ, राइट, कोई जरूरी नहीं है कि वो नेटवर्किंग से ही आए, चाहे वो टीम बिल्डिंग से आवे, चाहे रिटेल से आवे, कोई भी तरीका हो। राइट, उसको यहाँ पर टिका के रखने के लिए उसकी कुछ ना कुछ इनकम जिस भी तरीके से आ सकती है, अपनी कंपनी में काम करते हैं वैसे आनी चाहिए, ताकि वो इनकम आती रहेगी तो वो फिर बड़े से बड़े ड्रीम्स, बड़ी से बड़ी इनकम के बारे में सोच पाएगा, अपने ड्रीम्स को पूरा करने में सोच पाएगा। ग्रेट। तो 2 चीजें आपने बोली, पहला उसका ड्रीम बनवा दें, वो आया क्यों है यहाँ पे, ताकि उसको याद रहे कि भैया इसलिए आया हूँ, तो छोड़ के जाए तो मालूम चले कि यार वो चीज़ भी छूट जाएगी जी। और दूसरा, एक 90 डेज में उसको एक कितनी की इनकम मिले, 15-20 हज़ार की इनकम उसको मिलना स्टार्ट हो जाए, वैसा एक रोड मैप उसको बना के दें। डेफिनेटली, परफेक्ट है। दूसरे ये पूछ रहे हैं कि प्रतिदिन ऐसे कौन से काम है जो जरूर करने चाहिए? प्रतिदिन करने वाले जो काम है, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस 3 काम है जो सर रोज करने चाहिए। नंबर 1 इज इन्विटेशन। अच्छा, अपने प्रॉस्पेक्ट्स हैं, अपने जो भी लिस्ट में लोग हैं, उनको हम अपने काम के लिए इनवाइट करें, है ना? अच्छा, उसके बाद में उनके साथ में मिलकर प्रेजेंटेशन, राइट, उसके बाद में फॉलोअप। ये 3 काम इंपॉर्टेंट है, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन, फॉलोअप। सो मैंने जो सीखा, मैं अपनी टीम में अपने लोगों को सिखाता हूँ, दैट इज 10 से बात, 2 से मुलाकात रोज करनी है। अच्छा, 10 लोगों से बात करनी है, 10 लोगों से बात करनी है, उनसे अपॉइंटमेंट लेना, टाइम लेना है। हाँ। 2 से मुलाकात मतलब प्रेजेंटेशन हुआ। हाँ, ये काम रोज करना है। भले इसको हम यूँ समझें कि अगर मैं 10 से बात करूंगा जी, तो उम्मीद है 2 लोगों से मुझे टाइम मिल जाएगा जी। अच्छा, और 2 लोगों से मुलाकात करनी है, उनको प्रेजेंटेशन देना है, राइट,
और उसके बाद में जो भी स्टेटस है उसके अकॉर्डिंग उनका फॉलोअप करना है। अच्छा, जब प्रेजेंटेशन हम देने जाते हैं विजय सर, तो उस समय एक कन्फ्यूज़न रहता है कि यार मैं सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में ही बात करूं या मैं अपना जो मार्केटिंग प्लान है, कंपनसेशन प्लान है, वो भी दिखाऊं, दोनों दिखाऊं, एक दिखाऊं। तो इसको लेके भी बहुत सारा भ्रम रहता है या जी। कन्फ्यूज़न रहता है। जी आप क्या रिकमेंड करते हैं? सर, इसमें मैं परसेंटेज वाइज बांटना चाहूँगा। 80% मैं कहूँगा कि हमें प्रोडक्ट के लिए बात करना चाहिए, ओके, राइट। और 20% हमें आकलन करना होगा उस व्यक्ति का कि, क्योंकि बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको केवल और केवल इनकम के लिए आना होता है। अगर उनको केवल प्रोडक्ट की बात करते हैं तो वो हमसे थोड़ा दूर होते हैं। तो ऐसे लोग 20% होते हैं। राइट राइट। 80% तो वही लोग सक्सेसफुली आगे ग्रो करेंगे जो प्रोडक्ट कंज्यूम करके प्रोडक्ट के प्रति अपना कन्विक्शन लेंगे, देन दे विल मूव फॉरवर्ड। राइट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ विजय सर। हमारी इंडस्ट्री में ज़्यादातर क्या रहता है कि हम लोग हर किसी को ये चाहते हैं कि उसको ज्वाइन करवा दें और वो हमारा बिल्कुल एकदम स्टार बन जाएगा हमारी टीम का, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। तो और ज़्यादा लोग आएंगे, एंट्री ज़्यादा होंगी तो कहीं ना कहीं सक्सेस रेट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। एंट्री बैरियर रहेगा, कम लोग आएंगे तो सक्सेस रेट हमारा बढ़ जाएगा कहीं ना कहीं। दैट्स ग्रेट विजय सर। अगला प्रश्न लेता हूँ। अब्दुल बासिद खलील का प्रश्न है, सर हाउ टू इंक्रीज टीम इन डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस? टीम को कैसे बढ़ाएं? देखिए, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि टीम को बढ़ाने के लिए पहले तो आपकी टीम में ऑलरेडी कौन से लोग हैं उन पे काम करें। अच्छा। जो मैंने बहुत समय पहले एक बात सीखी थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को जोड़ना बहुत आसान है, लोगों को जोड़े रखना मुश्किल है। तो जो लोग ऑलरेडी आपकी टीम में हैं उनको आप प्रॉफिटेबल बनाने के लिए काम करें, उनको प्रोग्रेसिव बनाएं। जब आपके साथ ऑलरेडी जो लोग टीम में हैं अगर वो प्रॉफिटेबल होंगे, वो प्रोग्रेसिव होंगे, तो फिर उनके साथ मिलकर के वही 3 काम बेसिक इनविटेशन, प्रेजेंटेशन और फॉलोअप करेंगे तो नई टीम ऑटोमेटिक इंक्रीज होती जाएगी। आपकी टीम में नंबर्स ऑफ कंज्यूमर्स, नंबर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग लीडर्स बढ़ते जाएंगे। दैट्स ग्रेट। अगला प्रश्न ले रहा हूं सर। ये प्रश्न है वेल्थ मल्टीप्लाई। विजय जी, आपने डायरेक्ट सेलिंग से विजय कैसे प्राप्त किया? मतलब कोई अगर सीक्रेट, इसमें आप सीक्रेट ही हम जान पाएंगे क्योंकि उतना टाइम रहता नहीं है। तो इसमें मैं सिंगल सेंटेंस बोलूँगा सर कि मैंने डायरेक्ट सेलिंग में जो विजय प्राप्त किया उसके पीछे कारण है वो है हार्डवर्क ऑन राइट पाथ विथ कंसिस्टेंसी। अच्छा, हार्डवर्क ऑन राइट पाथ विथ कंसिस्टेंसी। जी। तो हार्डवर्क समझ में आ गया, कंसिस्टेंसी मतलब लगातार किया, राइट पाथ। जी, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करो। राइट पाथ की अगर मैं बात करूँगा तो कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में आता है तो अपने स्पॉन्सर के माध्यम से आता है। अब आपको देखना है कि आपके LOS में, लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग में, हु इज मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन जिसे हम अपना मेंटर मान सकते हैं। तो आपके जो भी मेंटर हैं उन्होंने कोई ना कोई सिस्टम बनाया है। अब चूंकि उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और वो सफलतम आदमी है, सफलतम व्यक्ति है आपके LOS में, तो उनके द्वारा बनाए गए पाथ के ऊपर कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करना है। अच्छा, राइट। जो उन्होंने रास्ता बनाया है और जो रास्ता दिखा रहे हैं जी, उस पे कंसिस्टेंसी और हार्ड वर्क को शामिल कर देना। डेफिनेटली वही राज है आपकी सफलता का। यस सर। दैट्स ग्रेट। रोहित श्रीवास्तव का प्रश्न थोड़ा लंबा है लेकिन बहुत सही प्रश्न मुझे लग रहा है। जी। जब जब बिजनेस ग्रोथ करता है ऐसा क्यों होता है कि बिजनेस फिर गिर जाता है? एक अच्छा खासा लीडर जो लगता है अब उसे कोई रोक नहीं सकता कामयाब होने से, न जाने क्या होता है, वही लीडर टीम को छोड़कर चला जाता है और उसी टीम में नेगेटिविटी फैलाने लगता है। क्या करना चाहिए? देखिए, क्या होता है कि एक व्यक्ति जब आपके साथ ज्वाइन करता है और वो अच्छा काम करता है, जब वो अच्छा काम करता है तो आपको लगता है कि मेरी ये लाइन चल गई, और वहीं से आपकी लापरवाही चालू हो जाती है। तो बस यही नहीं होना चाहिए। आपको हमेशा आपकी टीम के प्रत्येक एक्टिव मेंबर से कनेक्टिविटी में रहना है। कहते हैं कि बात करेंगे तो बात बनेगी, नहीं तो बातें बनेगी। तो आपको अपनी टीम के प्रत्येक व्यक्ति से कम्युनिकेशन में रहना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका जो भी लीडर है या आपका जो भी व्यक्ति है, टीम मेंबर्स है, इंपॉर्टेंट है उससे प्रोफेशनल रिलेशन के साथ साथ आप पर्सनल रिलेशन बिल्ड करें। बिकॉज देखिए, कोई व्यक्ति जब कंपनी में आता है, ज्वाइन करता है, वो कभी कंपनी को नहीं देखता है, वो पहले उस शख्स को देखता है जिसको देखकर उसने ज्वाइन किया है।
तो जब व्यक्ति ज्वाइन करता है पर्सनल रिलेशन की वजह से, तो हर व्यक्ति के लिए पर्सनल रिलेशन इंपॉर्टेंट है। जब आपके और हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं, हमारे साथ हमारे डाउनलाइन से रिलेशन अच्छे होते हैं, तो व्यक्ति कभी भी गलत कदम नहीं उठाता है और उसके दिमाग में कोई विचार भी आता है तो वह कुछ ना कुछ आपसे शेयर करता है, आपसे बातचीत करता है। तो आप उस समय उसका टेक केयर कर सकते हैं। तो एक व्यक्ति आपके साथ जो आया है उसके साथ पर्सनल रिलेशन बिल्ड करें, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी का ध्यान रखें एंड प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ उसकी प्रोग्रेस का भी ध्यान रखें। बिकॉज क्या होता है, एक व्यक्ति जब आता है तो एक सर्टेन इनकम को सोच करके बोलता है यस आई विल डू दिस। उस अचीवमेंट को करने के बाद में उसका वो इनकम बराबर आ रहा होता है लेकिन उसमें प्रोग्रेस नहीं हो रहा होता है, तो उसके दिमाग में फिर गलत विचार आ सकते हैं। तो एक इंसान का प्रॉफिटेबल होने के साथ साथ प्रोग्रेसिव होना जरूरी है। हर 2-4-6 महीने में उसकी इनकम थोड़ी बहुत बढ़ती भी रहनी चाहिए। तो इस सब चीज़ों पर अपन को मिलकर काम करना होता है। अगर आपकी टीम में कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है तो आपको उसके साथ मिलकर के उसकी इनकम बढ़ाने के लिए काम करना चाहिए। ऐसा करेंगे तो इनडायरेक्टली हमारी इनकम भी बढ़ेगी, उसकी इनकम भी बढ़ेगी। और इसमें मुझे एक बड़ा अच्छा शेर याद आ रहा है, विजय सर शायद रिलेट करेगा इससे। जैसे इन्होंने पूछा है रोहित जी ने कि एक अच्छा लीडर काम कर रहा है और फिर वो अचानक छोड़ के चला जाता है, तो शेर 2 लाइनें इस प्रकार से हैं कि उन चिरागों को हवाओं से बचाया जाए जिन चिरागों को हवाओं का खौफ नहीं। क्या बात है। तो ऐसे कुछ जो चिराग हैं ना, जो हम छोड़ देते हैं उनको कि यार ये तो खुद ही कर लेगा, तो उनको बचा के रखना, मतलब उनको संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि वो अगर जाएंगे तो फिर वो बहुत नुकसान करके जाएंगे, डेफिनेटली फिर वो नेगेटिविटी क्रिएट करके जाएंगे। तो उनको थोड़ा सा, जैसा आपने कहा कि टच में रहें, कोई दूसरा उनको मिसगाइड नहीं कर दे। क्योंकि जब एक आदमी का लेवल बढ़ता है ना तो 10 लोग उसको डायरेक्ट अपनी इंडस्ट्री में भी अप्रोच करने लग जाते हैं कि भैया आ जा, मेरी गाड़ी में बैठ जा। डेफिनेटली। तो वो कहीं ना कहीं भ्रमित नहीं हो जाए। तो अगर बीइंग ए प्लान हम टच में रहेंगे तो उसको थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं। डेफिनेटली सर। चलिए, ग्रेट सर। नेक्स्ट प्रश्न ले रहा हूँ सर हरीश कुमार का। जी। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जैसे जैसे रैंक अचीव करो तो काम के घंटे बढ़ने लगते हैं, परंतु अधिकतर देखने में आता है, खुद मेरे साथ भी, आज भी 8 रैंक अचीव करने के बाद भी फ्रेशर वाला ही काम करना पड़ता है। ऐसा क्या स्टेप उठाएं कि टीम साथ में बनी रहे और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो? देखिए, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो हमको चाहिए डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, उसके लिए हमें प्रॉफिटेबल और इंडिपेंडेंट लीडर खड़े करने होंगे। जब तक ये काम नहीं होगा, जब तक आपका हार्डवर्क कम नहीं होगा, चाहे आपका लेवल कोई सा भी आ जाए, आपकी कोई सी भी रैंक आ जाए, आपको इंडिपेंडेंट एंड प्रॉफिटेबल लीडर्स खड़े करने होंगे और उनके साथ मिलकर के। देखिए, हार्डवर्क कैसे होता है, शुरू में हम ज्वाइन करते हैं, हम काम करते हैं अपने अपलाइन के साथ मिलकर के, अपने मेंटर से मिलकर के। तो पहले हमारा हार्डवर्क होता है 1-to-1 प्लान शो करने का, कितने प्लान हम रोज शो कर रहे हैं। जैसे टीम का साइज बढ़ता है, फिर हमारा हार्डवर्क होता है ग्रुप मीटिंग्स करने का, कि कितनी ग्रुप मीटिंग हम वीकली कर रहे हैं। फिर और टीम साइज बढ़ता है तो फिर हमारा हार्डवर्क चालू होता है मंथली इवेंट्स का, राइट, कि हम कितनी सिटीज में, कितने एरियाज में मंथली इवेंट कर रहे हैं। फिर जब टीम बढ़ता है और बढ़ता है, हमारा टीम का साइज बढ़ता है, तो फिर हमारा हार्डवर्क चालू होता है लीडरशिप इवेंट्स का, कि हर 3 महीने में हमारा टीम का एक लीडरशिप इवेंट हो। तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, हार्डवर्क का स्तर बढ़ता जाएगा। तो 1-to-1 हार्डवर्क, 1-to-1 प्लान शो का हार्डवर्क, ग्रुप मीटिंग्स का हार्डवर्क, मंथली इवेंट्स का हार्डवर्क, लीडरशिप इवेंट्स का हार्डवर्क, और साथ में अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी आपकी कंपनी है उनका सिस्टम क्या है, इवेंट्स का, ट्रेनिंग्स का, उसमें लोगों ले जाने का हार्डवर्क। राइट। अगर ये काम आप करते हैं तो जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, इवेंट्स का लेवल बढ़ेगा, आपका हार्डवर्क कम होता जाएगा एंड यू विल एंजॉय योर लाइफ लाइक एनीथिंग। राइट। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। डायरेक्ट सेलिंग में जब तक डुप्लीकेशन नहीं होगा ना हमारी टीम में, जी, हमारे जैसे बिल्कुल इंडिपेंडेंट लोग तैयार नहीं होंगे, तो फिर तो मुझे लग रहा है कि ये नौकरी से और ट्रेडिशनल बिजनेस से बहुत मुश्किल हो जाएगा और आदमी फिर सर्वाइव कर ही नहीं पाएगा। नो डाउट सर। दैट्स ग्रेट सर। अंतिम प्रश्न ले रहा हूँ सर। जी। ये प्रश्न है पुखराज शर्मा जी का। मेरा सवाल ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? देखिए सर, डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी, जो अकॉर्डिंग टू मी, जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 20 साल का, मैं कहूँगा माइंडसेट ऑफ सक्सेस। अच्छा। अगर आपका माइंडसेट सक्सेस का है और फिर उसके लिए लगातार मेहनत करते हैं, लगातार हार्डवर्क करते हैं, एंड इंपॉर्टेंट, लगातार
आप ट्रेनिंग एंड इवेंट्स में आते रहते हैं तो फायदा क्या होता है, आपका जो माइंडसेट ऑफ सक्सेस है वो बरकरार रहता है। तो पहली बात तो माइंडसेट ऑफ सक्सेस होना चाहिए। दूसरी बात, उसको बरकरार रखने के लिए हमें लगातार मेहनत करनी होगी और लगातार ट्रेनिंग मीटिंग में आते रहना होगा। तो मैं कहूंगा कि सक्सेस इज गारंटीड, सक्सेस इज गारंटीड, फेलियर इज योर चॉइस। क्या बात है। सफलता मिलना निश्चित है। अगर आप असफल होते हैं तो गलती आपकी, क्योंकि आप मैदान छोड़ देते हैं। सो नेवर क्विट, बने रहिए और सक्सेस के माइंडसेट को बरकरार रखिए। डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। वंडरफुल, दैट्स ग्रेट सर। और चैट विद सुरेंद्र वत्स के माध्यम से भी हमारा यही प्रयास है कि लोगों को हर सप्ताह एक पॉजिटिव एनर्जी मिले। एक आप जैसे अनुभवी व्यक्ति का सालों का अनुभव 20-25 मिनट में उसको मिल जाए और वो जो क्विट करने की कहीं थोड़ी फीलिंग आती है तो उससे उसको एनर्जी आए, एक हफ्ते की तो कम से कम एनर्जी आए और अगले मंगलवार को फिर एक नया एपिसोड आ जाता है। और उसी दिशा में आपने भी बातचीत को आगे बढ़ाया। विजय सर, आपके पास में बहुत अच्छा अनुभव है और आपकी स्टोरी से जो सबसे बड़ी लर्निंग मुझे मिली और व्यूअर्स को लेनी चाहिए वो ये है कि अगर वो पहले किसी गलत कंपनी में चले गए थे तो वो उस वजह से इंडस्ट्री से नेगेटिव होकर मत बैठें। सही कंपनी का चुनाव करें, टाइम लें, चेक करें अच्छे से और फिर एक सही कंपनी चुनने के बाद में विजय जी की तरह, अंगद की तरह पैर जमा लें और फिर हिस्ट्री क्रिएट हो ही जाएगी। और हिस्ट्री क्रिएट हो गई तो फिर एक दिन चैट विद सुरेंद्र वत्स पे आके पूरे देश की जनता को आप मोटिवेट कर सकते हैं जैसे विजय सर ने आज किया। सो सभी व्यूअर्स की तरफ से विजय जी बहुत बहुत धन्यवाद दिल की गहराई से। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत आगे जाना है सर आपने। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू विजय सर। आई एम रियली थैंकफुल टू यू सर कि आपकी वजह से इंडस्ट्री को जो हर मंगलवार को जो इस प्रकार से नॉलेज मिल रहा है। बहुत सारे लोग इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं सर, लेकिन एक आम इंसान को, एक आम व्यक्ति को आपका चैनल से जो नॉलेज मिल रहा है, इट इज़ रियली इनक्रेडिबल। हैट्स ऑफ टू यू सर। थैंक यू विजय सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला। आप बहुत बिजी हैं, व्यस्त हैं, पटना जा रहे हैं आप, लेकिन थोड़ा सा डिस्टर्ब किया हमने आपको, उसके लिए माफी भी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। सो ये थे विजय टाक जयपुर राजस्थान से। बहुत शानदार एक्सपीरियंस, बहुत तेज़ी के साथ में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं लोगों को। अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे फिर एक बड़ी शख्सियत से मुलाकात होगी। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए और मालूम चले कि अगले मंगलवार को रात्रि 8 बजे कौन आपके सामने उपस्थित होने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।